एक 24 साल की लड़की ने पहले तो इंटरनेट पर देखा कत्ल करने का तरीका। उसके बाद में अपने माँ को टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला, उसको फिर अलमारी में रख दिया। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर क्राइम की सच्ची घटनाओं की कहानियां लाते रहते हैं। दोस्तों, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विधवा वीना जैन 55 साल की थी। वह अपनी 24 वर्षीय बेटी रिम्पल जैन के साथ मुंबई के लालबाग इलाके के पेरू कंपाउंड इब्राहिम कासिम चाल में रहती थी। काला चौकी थाना क्षेत्र में स्थित एक पुरानी चाल में छोटे छोटे कमरे बने थे। इलाके में रात के कुछ घंटों को छोड़कर हमेशा आवाजाही बनी रहती है। दोनों वहीं पर बीते 8 साल से रह रही थी। घर का खर्च उनके बड़े भाई सुरेश कुमार पोरवाल ने उठा रखा था। सुरेश अपने परिवार के साथ दूसरे इलाके में रहते थे। उन्होंने वीना के पति की मौत को जाने के बाद छोटे से मकान में मां बेटी को अलग से रहने का इंतजाम किया था। इसकी एक खास वजह थी। बताते हैं कि वीना के पति HIV पॉजिटिव थे। इससे वीना भी प्रभावित थी। जो भी हो, वह सुरेश और बेटी रिम्पल की देखरेख में भी सुरेश बीच बीच में उनसे मिलने आते रहते थे, लेकिन फोन पर बहन या भांजी से रोजाना कम से कम एक बार तो बात जरूर कर लिया करते थे। बीच बीच में उनके बच्चे भी अपनी बुआ से मिलकर हाल चाल समाचार ले लिया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बीते 3 माह से सुरेश अपनी बहन की सेहत को लेकर चिंतित और परेशान था। कारण उसकी वीणा ने फोन पर भी बात नहीं हो पा रही थी। वह भी 2-3 बार हाल समाचार लेने के लिए उसके घर पर भी गए थे, लेकिन बहन से नहीं मिल पाए। जबकि उन्हें जानकारी मिली थी कि वह अपने कमरे में जाते वक्त सीढ़ियों से गिर पड़ी थी और उन्हें थोड़ी चोट भी लग गई थी। इस बारे में उन्हें फोन पर भांजी रिम्पल ने ही बताया था। साथ ही उसने अपने मामा से कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, माँ की सेहत में सुधार है, वह उन्हें नियमित दवाइयाँ दे रही है। फिर भी सुरेश अपनी बीमार बहन को देखने के लिए बेचैन हो उठे थे। वह कई बार उनके घर गए, लेकिन उन्हें कभी घर का दरवाजा बाहर से बंद मिला तो कभी भांजी ने उन्हें दरवाजे के भीतर से ही यह कहकर वापस लौटा दिया कि माँ अभी दवाई खाकर सो रही हैं, या बाजार या फिर सत्संग आदि में गई हुई हैं। इस तरह से जब 3 माह हो गए, तब सुरेश ने अपने छोटे बेटे को लालबाग भेजा। वह 14 मार्च 2023 को अपनी बुआ से मिलने उसके घर गया। दरवाजे के बाहर लगे कॉल बेल का स्विच दबाया तो कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तब उसने कुंडी खटखटाई। कुंडी के 2-3 बार खटखटाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला, तब उसने कुंडी तेजी से खड़खड़ाई। इसके बाद रिम्पल ने थोड़ा दरवाजा खोला। बाहर से रिम्पल का सिर्फ आधा चेहरा ही दिख रहा था। बात करने में सहूलियत हो, इसके लिए वह एक सीढ़ी नीचे उतर आया। क्या बात है, कौन है, क्यों जोर जोर से कुंडी खटखटा रहे हो? रिम्पल ने भीतर से ही झांका और नाराज होती हुई बेरुखी के साथ बोली, दीदी मैं हूँ, मैं सुरेश पोरवाल का बेटा, आपका छोटा भाई। दीदी किशोर उम्र का लड़का एक सांस में बोल गया, हाँ तो क्या है, पहचान लिया, बोलो जल्दी बताओ क्या बात है। रिम्पल रुख अंदाज में बोली, लेकिन पूरा दरवाजा नहीं खोला। लड़का बोला, दीदी बुआ जी से मिलना है, उनको कुछ सामान देना है, पापा ने देने को बोला है। रिम्पल बोली, क्यों मिलना है, क्या देना है और क्या कहना है, पापा ने क्या भेजा है इसीलिए? हाँ दीदी, लड़का मासूमियत के साथ बोला, तुझे और कोई काम नहीं है क्या, स्कूल नहीं जाना है, यही काम रह गया है, तुम्हारी बुआ जी से मिलना है। अरे मैं हूं ना,
यहाँ रिम्पल दरवाजे के भीतर से बोलती रही। लड़का बाहर सकपकाया हाथ में एक थैला लिए खड़ा रहा। रिम्पल ने अपनी बात पूरी की। चलो भाग जाओ यहाँ से, बुआ जी अभी सो रही हैं, जाकर पापा को बता देना मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ और तुम लोग मिलना है कहकर परेशान करने के लिए चले आते हो। कहती हुई रिम्पल ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। फटाक से कुंडी लगाए जाने की तेज आवाज बाहर तक सुनाई दी। लड़का कुछ देर वहीं खड़ा रहा, आसपास लोगों को आता जाता देखता रहा। किससे क्या कहे उलझन में था। फिर उसने अपने पिता को फोन लगा दिया। उसकी रिम्पल से जिस तरह की बात हुई थी उसने सब कुछ ज्यों का त्यों बता दिया। जल्द ही पिता सुरेश भी वहीं आ गए। उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद रिम्पल ने पहले की तरह ही थोड़ा सा दरवाजा खोला। भीतर से ही झांक कर डपट के अंदाज में बोली, फिर आ गया, यहीं बैठा है, अभी तक गया नहीं। इसी बीच उसकी नजर मामा पर पड़ी। वह बोलते बोलते अचानक रुक गई। क्यों, क्या हुआ? बच्चे को क्यों डांट रही हो और पूरा दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? सुरेश भी उसे डांटने के अंदाज में बोले। मामा को डांटते देखकर वह सकपका गई। बोली, जी मामा जी, मेरी कोई बात नहीं है। माँ यहाँ ही है ही नहीं, वह तो 2 दिन हुए कानपुर चली गई हैं। पैरों की मालिश करवाने के लिए मैं आपको बताने ही वाली थी। उनको हल्का सा पैरालाइज का अटैक आ गया था। बेटा, इतनी बात हो गई और मुझे अब तक बताया भी नहीं। जब हम लोग माँ से मिलने आए हैं, बहुत गैर जिम्मेदार हो। मैं तो पहले भी कई बार आया और तुमने कुछ न कुछ बात बताकर दरवाजे से ही लौटा दिया। फोन पर भी बात नहीं करवाई, हमेशा बहाने बना देती हो। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? सुरेश बोले जा रहे थे और रिम्पल भीतर से सुनती जा रही थी। उसके मुंह से सिर्फ हाँ हूं की आवाज निकल रही थी। इसी बीच सुरेश को कुछ सड़ांध सी दुर्गंध महसूस हुई। उन्होंने तुरंत पूछा, भीतर से यह सड़ी बदबू कैसी आ रही है? घर की साफ सफाई ठीक से नहीं करती हो क्या? रिम्पल कुछ बोलती इससे पहले ही वहां खड़ा लड़का बोल पड़ा, किसी मरे जानवर, चूहे या बिल्ली की सड़ी दुर्गंध लगती है। भीतर देखना होगा। हाँ बेटा, चलो भीतर ही चलकर देखते हैं। सुरेश बोलते हुए दरवाजे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी रिम्पल ने दरवाजा खटाकर बंद कर लिया। सुरेश और उसका बेटा कुछ समय दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन रिम्पल ने दरवाजा नहीं खोला। वह अपनी भांजी की इस हरकत से हैरान रह गए। दरवाजा पीटते समय वहां आसपास के कई लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रिम्पल की मां को पिछले कई महीनों से नहीं देखा है। उन्होंने यह भी बताया कि रिम्पल आसपास किसी से भी संपर्क नहीं करती है। कब आती है कब जाती है इसका पता ही नहीं चलता। सुरेश वहां मौजूद लोगों की बात सुनकर गंभीर चिंता से घिर गए। वह सीधे काला चौकी थाने गए। वहां उन्होंने एचएसओ से सारा वाकया विस्तार से सुनाया और घर पर चलने का अनुरोध किया। तब तक शाम हो चुकी थी। 14 मार्च 2023 को एसएचओ पुलिस टीम के साथ वीणा के मकान पर पहुंच गए। उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ने की धमकी दी, तब रिम्पल ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही भीतर से सड़े मांस जैसी दुर्गंध का बहुत तेजी से निकला। सभी पुलिसकर्मी और दूसरे लोग तेज दुर्गंध से परेशान हो गए। नाक पर रुमाल रखकर रिम्पल के साथ उस कमरे में गए जहां पर अपनी मां के साथ रहती थी। उन्हें घर में अलग अलग जगह गांठ लगे पॉलीथीन रखी मिली। दुर्गंध उन्हीं में से आ रही थी। जब उन्हें खोला गया तब उनमें मांस के टुकड़े मिले। इसके बाद पुलिस कमरे में रखे सामान को तलाशने लगी। कैमरे के ठीक बाहर एक प्लास्टिक बैग में लाश के कुछ और टुकड़े मिले। सिर और धड़ प्लास्टिक में पैक कर अलमारी और बक्से में रखे मिले।
जबकि हाथ और पैर घर की स्टील की टंकी में पड़ा था। लाश के टुकड़े फ्रिज में भी रखे मिले। रिम्पल अनजान बनती हुई बोली, उसे पता नहीं कि यह किसकी है, जबकि सुरेश ने लाश पहचान ली थी। इसकी सूचना एसएचओ ने तुरंत उच्च अधिकारियों को दे दिया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर डीसीपी प्रवीण मुंडे भी आ गए। उसके बाद रिम्पल को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। काला चौकी पुलिस ने रिम्पल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया। पुलिस को घर में तलाशी में इलेक्ट्रिक मार्बल कटर, कोयता और सूरी भी मिले। पुलिस ने अनुमान लगाया कि महिला की हत्या के बाद उसके दोनों हाथ और पैर काट दिए गए थे। इसके लिए हंसिया, कटर और छोटे चाकू का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने मृतक की पहचान वीणा जैन के रूप में किया। वह अपने पति और बेटी रिम्पल के साथ विरार में रहती थी। करीब 16 साल पहले पति के गुजर जाने के बाद वह लाल बाग के इब्राहिम कसार चाल में रहने लगी थी। जैन के 2 भाई और 5 बहनें थी। इस तरह मिले लाश से सड़ने के टुकड़े देखकर घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उसकी पहचान 55 वर्षीय वीणा जैन के रूप में कर दी थी। फिर भी उन्हें पोस्टमार्टम के लिए केएम अस्पताल भेज दिया गया। टुकड़ों में बटी लाश और उसे काटने के बरामद औजार ने दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की याद ताजा कर दी। फर्क इतना था कि यह टुकड़े एक अधेड़ महिला के थे, जिसकी मौत और इस तरह के खौफनाक मंजर तक पहुंचाने की जानी थी। हत्या और घटना स्थल पर उसके साक्ष्य ज्यों के त्यों छिपाने व मिटाने की शुरुआती अंगुली रिम्पल पर ही उठी। पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो रिम्पल ने पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश की और अनाप शनाप जवाब देती रही। उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे वह मानसिक बीमार हो। उसे देखते हुए पुलिस ने पूछताछ के दौरान मनोचिकित्सक की भी मदद ली। इस वारदात के बारे में पुलिस ने मृतका के नजदीकी परिजन सुरेश कुमार और पड़ोसियों से भी पूछताछ की। इस सिलसिले में पता चला कि रिम्पल के कदम बहक गए थे। रिम्पल जैन का प्रेम प्रसंग एक नहीं बल्कि 2 युवकों के साथ चल रहा था। इसी बात को लेकर उसका अपनी मां से अक्सर झगड़ा होता रहता था। यही कारण था कि रिम्पल ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। हालांकि उसने अपने मामा और पुलिस को इस बारे में अलग अलग कहानी बताई। सुरेश ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन वीणा से आखिरी बार 26 नवंबर 2022 को उसके घर पर मुलाकात हुई थी। इसके बाद रिम्पल उन्हें वीणा से मिलने से रोकने के लिए अलग अलग बहाने बना देती थी। कई बार उसने कहा कि अभी वह बाहर गई है या अभी सो रही है। रिम्पल ने पुलिस को बताया कि उसकी मां 27 दिसंबर 2022 को घर की सीढ़ियों से गिर गई थी। उन्हें जब सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में जाना था, गिरने से उन्हें गहरी चोट लग गई थी। उनके बाद उन्हें 2 लोगों की मदद से ऊपर पहले तल के कमरे में पहुंचा दिया गया। रिम्पल ने यह भी बताया कि उस रोज मां जीवित थी, बाद में उनकी मौत हो गई। मौत कैसे हुई, कब हुई, इस बारे में रिम्पल कोई सही जानकारी नहीं दे पाई। उसने अगले रोज सुबह उन्हें मृत पाया। इस पर एसएचओ ने सख्ती से पूछा, यदि तुम्हारी मां की सीढ़ियों से गिरने से मौत हुई थी तो तुम्हें अपने मामा को बताना चाहिए था। तुमने मामा को क्यों नहीं बताया? जब इसका जवाब रिम्पल कुछ नहीं दे पाई, तब जांच टीम ने एक अधिकारी ने उसके बॉयफ्रेंड के संबंध में पूछा। उस बारे में भी रिम्पल बहुत अधिक वैसी जानकारी नहीं दे पाई जिससे पता चल पाता कि वीणा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसकी मौत को आखिर छिपाया क्यों गया। वैसे रिम्पल जैन के बॉयफ्रेंड ने इतना जरूर बताया कि वह पिछले हफ्तों से जब भी रिम्पल के घर आता जाता था, तब रिम्पल के घर में रूम फ्रेशर स्प्रे किया करती थी। मां के घर में नहीं दिखने पर जब भी उसने कुछ पूछा, तब वह उस बारे में
बात करने से कतराने लगती थी और उसे घर से जल्दी विदा करने की कोशिश करती थी। उसका दूसरा बॉयफ्रेंड उत्तर प्रदेश में स्थित अपने गांव गया हुआ था। पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में यूपी गई। साथ ही पुलिस ने एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी समेत रिम्पल के संपर्क में रहे 6 लोगों से पूछताछ की। इनमें कईयों ने वीणा की मौत को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी। उनमें कुछ एक दूसरे से मेल खाती थी, जबकि कुछ में विरोधाभास भी था। वही चाइनीज भोजनालय का एक कर्मचारी जैनियों के ठीक बगल वाले कमरे में रहता था। उसने पुलिस को बताया कि 27 दिसंबर 2022 की सुबह हम अपने कर्मचारियों के साथ सो रहे थे। उस समय हमारा एक साथी बाहर गया हुआ था। वह जब वापस लौटा तब हमें बताया कि पड़ोस की आंटी नीचे गिर गई हैं। तब हम सब मदद के लिए गए। हमने रिम्पल की मदद करते हुए आंटी को उठाकर उनके घर तक ले गए। हमें उनके हाथ पर चोट के निशान मिले थे। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उस वक्त आंटी एकदम शांत थी, सांस भी नहीं ले पा रही थी। आंटी की बिगड़ी हालत पर जब उसने रिम्पल से पूछा कि क्या वह आंटी को डॉक्टर या अस्पताल के पास ले जाना चाहती है, इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब हमने रिम्पल से कहा कि उसे आंटी की तकलीफ के बारे में रिश्तेदार को भी सूचना देनी चाहिए, लेकिन उसने उनकी बातें अनसुनी कर दी और सबको वहां से हटा दिया। रिम्पल सबसे बोली कि वह खुद मैनेज कर लेगी। अपनी मां के गिरकर जख्मी होने और पड़ोसियों के कहने पर भी उसने उपचार में अनदेखी करने के संबंध में पूछे जाने पर रिम्पल ने पुलिस को बताया, मैं घबरा गई थी क्योंकि मां के गिरने के कारण कमरे में जाते जाते ही उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ऐसा गिरने के कारण हुआ होगा। रिश्तेदार मुझे इसके लिए दोषी ठहराएंगे, इसीलिए जल्दबाजी में मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद ही मुझे पता चल गया कि वह मर चुकी हैं। फिर मैंने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। पुलिस द्वारा वीणा के मारे जाने की बात पूछे जाने पर रिम्पल बार बार एक ही रट लगाती रही कि उसने अपनी मां को नहीं मारा है। वह जांच की शुरुआत के बाद से ही इस पर अकड़ गई थी, अड़कर बनी रही थी। उसका कहना था कि 27 दिसंबर 2022 की सुबह जब उसकी मां गिर गई थी तब वह सो रही थी। उठने के बाद जब मां उसे घर पर नहीं दिखी तब वह उन्हें देखने गई। उन्हें सीढ़ी पर गिरा देखा। इस तरह छानबीन और पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि वीणा जैन की मौत दुर्घटनावश गिरने से हुई थी। रिम्पल ने ही उन्हें धक्का देकर गिरा दिया था। पुलिस के लिए यह जांच कर यह साबित करना कठिन था, कारण इसका कोई गवाह नहीं मिल पाया था। लाश के टुकड़े किए जाने के बारे में पुलिस ने रिम्पल से सख्ती के साथ पूछताछ की। इस पर रिम्पल ने बताया कि उसने अपनी मां के शरीर के टुकड़े करने के लिए गगल की मदद ली थी। इसके बाद दुर्गंध मिटाने के लिए उसने एयर फ्रेशर 100 बोतलें परफ्यूम, चाय पत्ती और फिनाइल का इस्तेमाल किया था। वह लाल बाग मार्केट से ही एक इलेक्ट्रिक मार्बल कटर भी खरीद कर लाई थी। पुलिस के मुताबिक उसने मार्बल कटर, चाकू और हसिया से मां के शरीर के टुकड़े कर दिए। इसके बारे में उसने जो कुछ बताया वह काफी रोंगटे खड़े करने जैसा ही है। बेदर्द बेटी रिम्पल ने पहले अपनी मां की लाश को हाथों को शरीर से अलग किया, उसके बाद पैर और फिर जांघें काटी। उसके बाद उसने सिर धड़ से अलग किया और धड़ को एक बोरी में भर दिया। उस बोरी को उसने अलमारी में अंदर रख दिया था। रिम्पल की इस बातों को सुनकर कोई भी कह सकता है कि वह बेटी या कसाई है। पड़ोसियों तक को दुर्गंध नहीं पहुंचने इसके लिए एयर फ्रेशर, चाय पत्ती और फिनाइल तक का इस्तेमाल किया। रिम्पल के इस बयान पर पुलिस यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया है।
पुलिस को शक था कि जरूर उसने कई लोगों की मदद ली होगी। हालांकि रिम्पल ने अपना सारा पैसा काटने वाली मशीन पर ही खर्च कर दिया था। इस कारण वह चाल के ग्राउंड फ्लोर पर ही श्री साईं फूड सेंटर से उधार पर खाने का सामान मंगवाने लगी थी। इसकी पुष्टि दुकानदार के हाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस जांच इस नतीजे पर पहुंची कि वीणा की मौत 27 दिसंबर 2022 को हो गई थी। इसकी पुष्टि डीसीपी डॉक्टर प्रवीण मुंडे ने सभी जांच और बयानों के आधार पर किया। फिर भी पुलिस को इसकी पुष्टि करने वाले और सबूत नहीं मिले। यह भी पता नहीं चल पाया कि रिम्पल को कटर और चाकू की सप्लाई किसने की थी। पुलिस की नज़र उस संदिग्ध पर भी गई जो संभवतः रिम्पल का बॉयफ्रेंड था और लगातार उसके संपर्क में था। उसका नाम बॉबी अमजद अली था। उसके बारे में पुलिस को पहले ही मालूम हो चुका था कि वह लाल बाग में एक सैंडविच स्टॉल चलाता है, लेकिन लखनऊ का रहने वाला था। वह 7 जनवरी को मुंबई से अपने होम टाउन चला गया था। उसकी 7 मार्च 2023 तक फोन कॉल के माध्यम से रिम्पल से बातचीत होती रही। काला चौकी पुलिस 16 मार्च 2023 को उसे यूपी से पकड़कर मुंबई ले आई। उससे गहन पूछताछ के बाद उसने स्वीकार कर लिया कि रिम्पल की मां की लाश को ठिकाने लगाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े बनाने में उसने मदद की थी। इसके बावजूद रिम्पल लाश को ठिकाने लगाने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि चहल पहल भरी उस पुरानी चाल में सैकड़ों परिवार रहते हैं और यह ठीक मुख्य सड़क पर स्थित है। इस कारण चाल में और उसके आसपास हमेशा चहल पहल बनी रहती है। वहां आधी रात को भी थोड़ा सन्नाटा होता है, लेकिन सुबह 4 बजे ही चाल के बाहर चाय की दुकान खुल जाती हैं। यही कारण है कि रिम्पल पकड़े जाने के भय से लाश ठिकाने लगाने के लिए मौका ढूंढती रह गई। आसपास के लोगों ने जब उससे मां के नहीं दिखाई देने के बारे में पूछा, तब उसने मां के कानपुर चले जाने की बात बता दी। हालांकि हैवान बेटी रिम्पल के लिए मां की मौत और घर में ही लाश को छिपाकर रखना आसान नहीं था। उसकी स्थिति विक्षिप्त जैसी होने लगी थी। उसे हमेशा यह डर सता रहता था कि उसी इलाके में रहने वाले रिश्तेदार मिलने के लिए किसी भी समय आ सकते हैं। पड़ोसियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि रिम्पल शाम को आम रास्ते से हटकर टहलती अपना फोन कान में लगाए रहती थी, ताकि उसे लोग यही समझे कि वह अपनी मां से बात कर रही है। इस हत्याकांड के पीछे का जो कारण सामने आया वह था मां बेटी के बीच अक्सर होने वाली कहासुनी थी। वह मां से इस बात को लेकर अक्सर झगड़ पड़ती थी कि उसके HIV पीड़ित होने के कारण ही उसे ताने सुनने पड़ते हैं। लोग उसे एड्स पीड़ित की बेटी के रूप में जानते हैं। यह उसे बहुत बुरा लगता था। वह एक तरह से सामाजिक कलंक का शिकार थी। यही ताना रिम्पल अपनी मां को भी मारती रहती थी। वह अपनी मां को परिवार की एक कलंक औरत कहती थी। इस कारण मां के साथ उसके संबंध हमेशा तनावपूर्ण बने रहे थे। वीणा के पति प्रकाश जैन की 2005 में HIV पॉजिटिव के बाद मृत्यु हो गई थी। जब वीणा परिवार के साथ विरार के पाल घर में रहती थी, उसके बाद से ही सुरेश पोरवाल को कई बार मां और बेटी के बीच हस्तक्षेप करना पड़ा था। वह उसकी देखभाल कर रहे थे, उन्हें पैसे और रहने के लिए जगह का इंतजाम कर दिया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रिम्पल को शेवरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 20 मार्च 2023 को HS कटघरे के सामने पेश किया। वहां भी रिम्पल यही बात दोहराती रही। उसने मां को नहीं मारा, लेकिन क्राइम पेट्रोल देखकर लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया उसने यूट्यूब से देखा था। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना,
किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसी ही क्राइम की सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम डेली सच्ची क्राइम की कहानियां लाते रहते हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें, सचेत रहें। मिलते हैं इसी तरह की अगली क्राइम की सच्ची कहानियों में। धन्यवाद।